हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जब एमसीक्यू किए थे इनकम टैक्स के, तो वी हैव सीन 5 क्वेश्चंस उस मटेरियल के जो सीए इंस्टीट्यूट ने आपके लिए रिलीज की है और ये सीए इंटर के लिए है। इज इट क्लियर? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। वी हैव सीन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। टुडे वी विल गो अहेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उम्मीद करते हैं अब तक जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं वो सारे के सारे आपके माइंड में सेट हैं और बहुत फायदा मिलता है एमसीक्यू करने का। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कुछ कम पढ़ा, वो बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिटेल में देखे हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस को करने से आपको अपना दिमाग तेज गति से दौड़ाना पड़ता है। हाँ, वो कंसेप्ट भी आपको माइंड में सेट करने पड़ेंगे जो अब तक आपके छूट जाते थे। बस यही एक फर्क है, अदरवाइज वी हैव डन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है? जो अब हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की थी, सारे के सारे टॉपिक्स देखे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है कि इफ अनिरुद्ध अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कहता है अनिरुद्ध अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 181 डेज। एक मिस्टर है अनिरुद्ध, वो प्रीवियस ईयर 2021 में 181 डेज इंडिया में रहा। ओ हमसे क्या भूल हुई, जो ई सजा हमका मिली एक दिन से रह गया। 182 डेज होना चाहिए था ना। हाँ, और 10 साल में वो 9 साल नॉन रेजिडेंट है। प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में 9 ईयर्स तक वो नॉन रेजिडेंट था। अच्छा सर, ये भी बात समझ में आ गई। आगे, and he has stayed in India for 365 days in all in the 4 years immediately preceding the current previous year. Okay, पिछले के पिछले 4 सालों में, preceding 4 previous years में वो 365 डेज प्लस इंडिया में रह रहा था। ये भी कंडीशन हो गई। और 420 दिन था 7 सालों में, प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में 430 डेज प्लस था इंडिया में। 420 डेज, नॉट 430। अच्छा, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ भाई क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो हम लोग को ये देखने के लिए कि रेजिडेंट है या नहीं, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली, 182 डेज क्या प्रीवियस ईयर में था? आप कहेंगे नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर पहली पूरी नहीं हुई तो चलो दूसरी पूरी कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस इंडिया में था? आपका जवाब होगा यस। इसी दूसरी कंडीशन में प्लस में भी प्लस है कि 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में क्या वो 365 डेज प्लस इंडिया में था? आपका जवाब होगा यस। तो हाँ, वो रेजिडेंट तो बन गया, वो रेजिडेंट तो बन गया। कैसे मालूम? जरा देखो, एक कंडीशन ये पिक कर ली हमने, प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन था, 181 दिन रहा होगा तो 60 दिन तो अपने आप हो गया। तो चलो भाई, ये कंडीशन हो गई रेजिडेंट। अब हमें ये देखना है कि वो आरओआर है या आरएनओआर है। अब आरओआर या आरएनओआर देखने के लिए हमारे पास एक चीज का होना जरूरी है कि 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन प्लस इंडिया में था या नहीं। और कंडीशन नंबर 2, ये साथ साथ पूरी करनी है कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में वो 2 ईयर्स रेजिडेंट था या नहीं। कहता है 10 सालों में 9 साल वो नॉन रेजिडेंट था। तो ये कंडीशन तो वैसे ही पूरी नहीं हुई, तो एंड करना था, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन पूरी नहीं मानी जाएगी। फालतू में क्यों देखें 730 दिन। तो वो बन गया आर एन ओ आर।
आंसर इज बी, आंसर इज बी। चल सकते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करें। Mr. Ajay is found to be the owner of two gold chains of 50 grams each, market value of which is 145,000 each। 1,45,000 की एक गोल्ड चेन है, तो दो का दाम हो जाएगा 2,90,000। ठीक है सर। During the financial year, but he could offer satisfactory explanation to the assessing officer. It means he was asked that what is the source to have such type of gold chain to you, but he was not capable to give a satisfactory reply to the assessing officer, but yes, he was capable to maintain the record of rupees 50,000 regarding this gold chain। वो 50,000 का तो डिटेल बता दे रहा है कि माई बाप ये टोटल 290 था, उसमें से ना हमने 2,90,000 में से 50,000 का तो डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास डिटेल 2,40,000 का नहीं है, हमारे पास 2,40,000 का डिटेल नहीं है। इसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी या ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है ना। अच्छा, जब ये अनएक्सप्लेन्ड मनी आ जाता है तो उस केस में हमारा डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डीम्ड इनकम। जब हम सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाते, जब हम सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाते तो ये मेरी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। और डीम्ड इनकम माने जाने पर आपका जो टैक्स रेट लगता है, ढंग से समझेंगे, 115 BBE सेक्शन के हिसाब से 60% प्लस सरचार्ज 25%, कितना हो गया ये टोटल मिलाकर 75। सर 60 और 25 75 होता है। अरे दादा, ये 60 का 25% ऑफ 60, ठीक है ना, तो 15% होगा, प्लस HEC इसका 4%, तो 3% वो हो जाएगा, तो नेट आ जाएगा 75%। इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा 78%। कितना था? 2,40,000, उसका 78% निकाल लो, 187,200। दिस इज योर टैक्स अमाउंट। तो कितना टैक्स पे करना है? दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत आई? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहता है Mr. Ajay is a recently qualified doctor. He joined a reputed hospital in Delhi 1/1/2021. He earned total income of 340। 31 मार्च तक उसने जनवरी फरवरी मार्च तक उसने जो अर्न किया है 3,40,000। His employer advised him to claim rebate under section 87A। उसकी टोटल इनकम इन 3 महीनों में 3,40,000 है। उसका एम्प्लॉयर कहता है 87A में चले जाओ, रिबेट ले लो। तो कहता है रिबेट ये कब मिलती है? तो उसका एम्प्लॉयर कहता है तुम उसके लायक हो। उसको भरोसा नहीं हुआ कि मैं उस लायक हूं। वो अपने पिताजी के पास गया जो कि टैक्स का काम करते थे। उसने कहा पिताजी मुझे इसके बारे में बताइए, 87A के बारे में। तो उसके पिताजी ने क्या बताया होगा, मैं आपको कहानी बता देता हूं कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख तक है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और वो इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंट है, तो उसको 87A की रिबेट मिल जाएगी 12,500 या फिर टैक्स, जो दोनों में से लोअर होगा। ये इसका रिजल्ट होता है। अच्छा, उसके पिताजी ने कहा कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट होगा और जिसकी इनकम 5 लाख से अधिक नहीं होगी वो रिबेट क्लेम कर सकता है। हाँ, मैंने भी तो यही बोला, कोई इंडिविजुअल जो रेजिडेंट होगा 5 लाख तक की इनकम होगी, उससे अधिक नहीं होगी, तो 87 में रिबेट कर सकता है, पहला ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट इन हुज टोटल इनकम नहीं 350 नहीं है 5 है। मैक्सिमम रिबेट अलाउेबल 5,000 ना बाबा ना, मैक्सिमम रिबेट अलाउेबल तो हमने कहा ना 12,500, 12,500।
तो ये आपका सही हो गया। मैक्सिमम रिबेट अलाउबल अंडर सेक्शन 87A 12,500। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। ना बाबा ना, टैक्स में से छूट मिलती है। रिबेट कब मिलता है? टैक्स के अमाउंट में से रिबेट मिलता है। जो इनकम में से अमाउंट डिडक्ट होता है उसको डिडक्शन कहा जाता है। इनकम में से जो माइनस होता है उसको डिडक्शन कहते हैं। टैक्स में से जो माइनस होता है, बेनिफिट मिलता है, उसको हम रिबेट कहते हैं। तो कहता है बेसिक टैक्स लायबिलिटी से माइनस होगा। बिल्कुल ठीक है, रिबेट जो होगा वो बेसिक। तो तीन आंसर सही है, तीनों का मिला लो 1, 5 एंड 6। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हम लोग का दन दना दन दन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रमन, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever Limited. He resigned. अच्छा, उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक काम किया और उसको 2,40,000 रुपए पर मंथ 40,000 के हिसाब से सैलरी मिली। अच्छा, देयर आफ्टर ही लेफ्ट फॉर दुबई। उसके बाद वो 1 अक्टूबर 20 को वो दुबई चला गया फर्स्ट टाइम, और उसको सैलरी मिलने लगी 80,000 पर मंथ के हिसाब से। तो बाकी बचे 6 महीने, 6 महीने उसको 80,000 मिलेंगे अक्टूबर से मार्च तक। हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसके दुबई अकाउंट में चले गए। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 2,40,000 कमाया ना, ये दुबई के अकाउंट में चले गए। अच्छा, और जनवरी, फरवरी, मार्च का उसके मुंबई अकाउंट में डायरेक्टली आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो 2,40 था वो मुंबई के अकाउंट में डायरेक्ट आया। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ये कहा था रेमिटेंस और रिसीट में अंतर होता है, ठीक है ना, सेक्शन 5 पढ़ाते समय ये चीज बताई थी। तो बेसिकली ये रिसीट है। क्या है? ठीक, कहता है ही इज लायबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ। अब उसके ऊपर किस किस का टैक्स लगेगा। अब एक बात बताओ, वो गया कब है? अप्रैल। अप्रैल का मतलब जब कोई इंडियन सिटीजन परमानेंटली इंडिया छोड़ता है, जॉब के लिए आउटसाइड इंडिया जाता है, तो 60 डेज की कंडीशन हटकर 182 डेज लगती है। अगर ये 182 डेज होगा, एक्सेप्शन में है, अगर ये 182 डेज के केस में आएगा तो ये रेजिडेंट माना जाएगा और इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी। तो अप्रैल में कितना दिन था इंडिया में? मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जरा देखा जाए कितना हुआ। 180 प्लस 3, 183 डेज। उड़ी बाबा, ये इंडिया में 1 अक्टूबर को छोड़ रहा है। नौकरी उसने 3 दिन पहले छोड़ दी थी 27 सितंबर को, लेकिन इंडिया वो 1 अक्टूबर को छोड़ रहा है। तो हम 1 अक्टूबर के तक कैलकुलेट करेंगे तो 184 हो जाएगा। जिस दिन वो इंडिया छोड़ेगा ना +1, वो भी कवर हो जाएगा, यानी टोटल 184 डे। 182 डेज से अधिक है ना, और यहां पर 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, क्योंकि ये रेजिडेंट है। वर्ल्ड वाइड का इनकम का मतलब हो गया 240, 240, 240, सारी इनकम टैक्सेबल होगी। आंसर क्या है? इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड दुबई, दिस इज योर आंसर। जो उसको इंडिया में रिसीव हुई और जो दुबई में मिली। तो इंडियन एम्प्लॉयर हिंदुस्तान लीवर से इंडिया में मिली, जो विदेश में उसको मिली दुबई में, वो भी यहां पर मान लिया जाएगा, और जो दुबई से डायरेक्ट बैंक अकाउंट इंडिया में आया वो इनकम रिसीट है इंडिया में, वो भी टैक्सेबल होगी। तीनों टैक्सेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कहता है मिस्टर सुहान 35 ईयर्स ओल्ड है, अ नॉन रेजिडेंट, अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ ₹12,50,000 एंड इंडियन कंपनी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 30 सितंबर एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली। तो ठीक है, आपको मैंने अगर टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड बताया तो उसमें मैंने कहा है कि जो भी डिविडेंड होगा एसएससी को मिलता है, तो जो भी रेसिपिएंट होगा उसके पास टैक्सेबल होगा। अगर ये प्रपोज डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, तो डिक्लेयर के बेसिस पर टैक्सेबल होगा। जिस साल ऐसा डिक्लेयर हुआ है तो उसके बैंक में कब क्रेडिट हुआ, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। 30 सितंबर को डिक्लेयर हुआ है, दैट इज ओके। तो 20-21 प्रीवियस ईयर है, तो 30 सितंबर का 12,50,000 भैया इसके खाते में क्रेडिट हो गया, तो इस पर लग जाएगा टैक्स प्लस। उसको 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का भी मिला है, ठीक है। इसके पास कोई और इनकम नहीं है, तो टोटल इनकम हो गई 12,65,000। एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे डिडक्शन, उसमें एक सेक्शन आप लोग देखेंगे, सेक्शन 80 TTA।
80 TTA। अगर आप ये दिमाग में बैठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर केवल फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। हियर वी आर जस्ट डूइंग ऑल द चैप्टर्स क्यूमुलेटिवली। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि आप एमसीक्यू की बुकलेट कर रहे हैं, एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हाँ इस तरह के आते हैं, इससे थोड़े सिंपल भी रहते हैं, चिंता ना करें, टेंशन ना लें, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 80 TTA में अगर आपने नहीं देखा तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी इंडिविजुअल का कोई बैंक अकाउंट है और वहां पे वो इंटरेस्ट पाता है, सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे 10,000 तक का इंटरेस्ट माफ है, 10,000 तक का इंटरेस्ट माफ है। तो आ गया इनकम 12,55,000, ये इनकम होगी जो टैक्सेबल होगी। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। Ashish earns the following income during the previous year 2021. Interest on UK development bond. अच्छा, if Ashish is a resident but not ordinary resident, तो आशीष रेजिडेंट है, RNOR है, और RNOR में जो इंडिया की इनकम होती है एक्रू, वो तो टैक्सेबल होगी, रिसीट वो तो टैक्सेबल होगी, आउटसाइड इंडिया की केवल वही इनकम टैक्सेबल होगी जो पीजीबीपी की हो और इंडिया से कंट्रोल्ड हो। याद आया? बस इतना याद रखना है, बाकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। कहता है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, देखो आरएनओआर है तो वो आउटसाइड इंडिया की इनकम है, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है जिसमें से 1,00,000 रुपए इंडिया में रिसीट हुई, 1/4, तो 4,00,000 में 1,00,000 इंडिया में रिसीट हुई तो 1,00,000 टैक्सेबल हो जाएगी। कैपिटल गेन कहां था? इंडिया का था, तो भैया कहीं भी मिले प्रॉपर्टी कहां थी? इंडिया की, तो एक्रू और अराइज इन इंडिया 6,00,000 और 1,00,000 7,00,000। दिस इज योर आंसर। हो तो गया, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मिस्टर सुमित is an Indian citizen and a member of the crew of an American bound Indian ship engaged। अच्छा, इंडियन सिटीजन है पहली कंडीशन, एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन अमेरिका बाउंड इंडियन शिप, फिर ध्यान देंगे ये इंडियन शिप पर है जो अमेरिका जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई ऑन 25 अप्रैल को यहां से छूटेगा जहाज। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुमित। तो अगर कोई ये एक्सेप्शन आ गया नॉर्मल रेजिडेंशियल स्टेटस में, जो हम लोगों ने सेक्शन 6 में देखा था इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां पे कुछ एक्सेप्शन देखे थे। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़ता है, परमानेंट जॉब करता है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है, तो उस केस में 60 दिन को हटा करके हम 182 डेज ले आते हैं। कितना दिन ले आते हैं? 182 डेज ले आते हैं। और 182 डेज जब लाते हैं तो ये याद रखेंगे साइनिंग ऑफ और साइनिंग इन की डेज को हम लोग हटा देते हैं। मतलब वो बंदा घर से निकला इंडिया में, पोर्ट तक रहा, उसने वहां पर साइन किया, जैसे ही साइन किया तो समझ लो इंडिया उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो जॉब करने गया। जैसे ही उसने जहाज के अंदर कदम रखा वो इंडिया नहीं छोड़ा, जैसे ही उसने साइनिंग इन किया होगा तो इसका मतलब इंडिया छोड़ दिया, भले ही वो वहां पर हो। जब वापस आता है तो कब माना जाएगा इंडिया में आया? जब वो साइन ऑफ करके उतरता है, तो वो माना जाएगा डेट। तो 182 डेज कैसे गिनना है अब तो समझ में आया। कहता है कि assuming that he stayed in India last 4 years 365 and last 7 years 730 days, ठीक है समझ में आ गया। डेट इंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ 25 अप्रैल, वो कब इंडिया छोड़ा है? इसका मतलब 25 दिन तो रहा, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक तो वो इंडिया में ही था। 25 अप्रैल को उसने साइन इन किया, वापस कब आया? 24 अक्टूबर को। अक्टूबर को अगर वापस आया है क्योंकि साइन ऑफ उसी दिन किया है, ठीक है ना। अच्छा, 24 अक्टूबर को आया तो 24 इंडिया में ही माना जाएगा, 6-7 अक्टूबर में 8 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जरा कैलकुलेट करके देखें टोटल कितना आ रहा है। ये आ रहा है 184 डेज। उड़ी बाबा, यानी वो एक्सेप्शन वाले में 182 डेज को क्रॉस कर गया, 60 दिन वाला सिस्टम यहां नहीं लगेगा, इसका मतलब ये रेजिडेंट था। अच्छा, अब ये देखना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पिछले 4 सालों में 7 सालों में क्या 730 दिन इंडिया में था? हाँ, यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है था, इधर देखिए। और पिछले 4-7 सालों में अगर 730 दिन इंडिया में है तो ये था तो इंडिया में अभी छोड़ा है, तो ये रेजिडेंट हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये क्या मान लिया जाएगा? ROR हो जाएगा, ये ROR हो जाएगा। और अगर ROR है
2 साल से वो रेजिडेंट की तरह भर रहा था, ये कंडीशन भी मान लिया क्योंकि वो इंडिया का ही था। तो ये आ जाएगा आंसर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नहीं, दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर लिखा है ना इंडियन सिटीजन, इसके पहले का तो कोई डिटेल नहीं दिया, तो ये मान लेंगे पिछले 10 सालों में 9 साल से ज्यादा वो इंडिया में ही रहा होगा, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। दे दिया है कंडीशन तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देता तो हम ये मान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मिस्टर स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन करंटली रेजाइड्स इन दुबई, ही कम टू इंडिया ऑन विजिट। अगर कोई आउटसाइड इंडिया से इंडिया में विजिट करने आता है तो उसके लिए 182 डेज की कंडीशन रहती है। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडिया में विजिट करने आता है, तो कहता है 135 डेज इंडिया में था। ओ कितने दिन था इंडिया में? अच्छा, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दुबई। ओके, दुबई में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। कुछ कुछ याद आया, दिस इज योर लेटेस्ट अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें यह था कि अगर कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आउटसाइड इंडिया से इंडिया में विजिट करने आता है और वो 60 दिन से 120 दिन के अंदर इंडिया में रहता है, तो भी हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे, बशर्ते उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख रुपए से अधिक हो, 15 लाख रुपए से अधिक हो, प्लस उसका दुबई में कोई टैक्स ना लगा हो ऐसी इनकम पर, तो ही उस इनकम पर इंडिया में वो टैक्स देगा। तो ये चीज तो हम लोगों ने समझी है, एक नया अमेंडमेंट जो आया था। तो यहां पर भी कुछ कुछ वैसे ही बता रहा है, लेकिन यहां 135 डेज हो गया। क्या करा है? 135 दिन। अगर वो 120 दिन तक रहता, भाई 60 दिन को हम 182 रखते हैं, लेकिन अब 60 दिन को हम कितना ले जाएंगे? 120 रखेंगे। 120, 60 से 120 नहीं, 60 दिन को अब 120 दिन ले जाएंगे और टिल 182 डेज तक रख देंगे। तो यहां पर तो वो कवर हो रहा है, 135 दिन इसके अंदर आ रहा है, 120 दिन से 182 दिन। तो एक कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली, हाँ ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा। आगे थोड़ा बढ़े। हाँ सर, कहता है कि फॉलोइंग इज स्टे इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, देखेंगे उसको भी। व्हाट शैल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इफ हिज टोटल इनकम 10 लाख है, अदर देन इनकम फ्रॉम, हो गया गड़बड़, 15 लाख की इनकम होनी चाहिए कम से कम, तब तो वो इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा, 120 दिन वाला, 120 से 182 दिन वाला। लेकिन ये 15 लाख नहीं है, 10 लाख है। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, ये तीनों कंडीशन पूरी करनी थी, अगर कोई कंडीशन पूरी नहीं हो पाई तो भैया आप नॉर्मल वाले कंडीशन पर जाओ, 182 डेज वाले पर। एक कंडीशन बीच में टूट गई ना, तीनों क्यूमुलेटिव कंडीशन थी, 120 से 182 दिन ये पूरी हो रही थी, दुबई में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, ये भी पूरी हो रही थी, लेकिन 15 लाख से अधिक इनकम होनी चाहिए इंडियन रिसोर्सेज से अदर देन फॉरेन सोर्सेज। तो यहाँ इंडियन रिसोर्सेज से 10 लाख से अधिक की इनकम नहीं है, 10 लाख से अधिक नहीं है, 15 लाख से अधिक होनी चाहिए थी, नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं, इसका मतलब हमें 182 डेज वाला कंडीशन पूरा करना है। तो 182 डेज का कंडीशन पूरा करना है, जरा देखो 20-21 में 135 दिन आया, जबकि आना कितने दिन था? तो भैया ये रेजिडेंट नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट है, हो गया गड़बड़। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या कहता है, डिविडेंड इनकम है एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से रिसीव्ड हुआ है इन द ईयर ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ। अगर डिविडेंड इनकम है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी से मिला है, ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव्ड हुआ है, तो भैया आरएनओआर और एनआर में तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, सबसे लास्ट वाला केवल आरओआर में टैक्सेबल होगा। 14 का ए। अच्छा जी, नो 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 बाय, ये 2019 का है भाया, तो 19 का 19-20 में जाते, ये 20-21 में क्यों ले आ रहे हो? तो पास्ट ईयर्स अनटैक्स्ड आइटम को कभी भी हम इंडिया में उस साल टैक्स में, मतलब पास्ट ईयर का अनटैक्स्ड अमाउंट है, क्वेश्चन किया था ना इस तरह का। हाँ सर, तो भैया इसको नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो 2019 का है, देखो ना
ईयर पढ़ने में दिक्कत हो तो आंसर भी टपाक से। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। Mr. Ramesh, a citizen of India, is employed in the Indian Embassy in Australia. He is a non-resident for 21-22. He received salary and allowances in the Australia from Government of India. याद आया होगा ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 को फॉलो कर रहा है। इसमें हम लोगों ने देखा था अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी, वर्क विजिट्स और अलावेंसेस दे रही है, तो सैलरी को छोड़ करके पर्क विजिट्स और अलावेंसेस पूरी तरह माफ होते हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 6। केवल सैलरी, जो बेसिक सैलरी का पोर्शन होगा वही टैक्सेबल होगा। The services, in addition, he was allowed perk visit. Which of the following statements? Salary allowances and perk visit receipt are not taxable. गलत जवाब। Salary allowances and perk visit receipt outside India by Ramesh are taxable in India since not at all. Salary is taxable, but allowances and perk visits are exempt. Yes. Answer number C. तो ये आपके टॉपिक्स थे जो हम लोगों को करने थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ना, आपको फायदे आ रहे होंगे समझ में। फायदे इसलिए समझ में आ रहे होंगे, एक तो सारा दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है हर एक प्रोविजन को लेकर के। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।